नमस्कार। आज 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन शेल्टर होम में परिजनों को सस्ती दरों पर रुकने और भोजन की सुविधा मिलेगी। ये व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी। इसके साथ ही अगले 5 वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं के विकास पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लगभग 33,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने फैक्टर 2 लागू करने का फैसला भी लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। प्रयागराज में आयोजित हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने लेंसकार्ट कंपनी को चेतावनी दी। कथा 21 से 23 अप्रैल तक चल रही है। पहले दिन उन्होंने कंपनी के कथित ड्रेस कोड पर आपत्ति जताई। विवाद कंपनी द्वारा तिलक, सिंदूर और मंगलसूत्र जैसे धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी के दावे से जुड़ा है। शास्त्री ने कहा कि किसी भी कंपनी को भारतीय परंपराओं और धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन लोगों को भारतीय संस्कृति से समस्या है वे देश छोड़ सकते हैं। उनके इस बयान के बाद ये मामला चर्चा में आ गया है और विभिन्न स्तरों पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजधानी भोपाल केएमपी नगर स्थित नापतौल संचालनालय परिसर में प्रस्तावित 51 करोड़ रुपए का नया खाद्य भवन अब नहीं बनाया जाएगा। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने निर्माण के लिए शुरू की गई टेंडर प्रक्रिया को बीच में ही रोकते हुए प्रस्ताव निरस्त कर दिया है। इस परियोजना के लिए वर्ष की शुरुआत में निर्माण एजेंसी तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन यह अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकी। इसी दौरान परिसर में पेड़ कटने की आशंका को लेकर कर्मचारियों और संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया, जिससे मामला अटक गया। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए वित्त विभाग भेजा गया था, लेकिन वहां से मंजूरी नहीं मिल पाई। इसके बाद शासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने परियोजना निरस्त करने के निर्देश दिए और टेंडर प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। तमिलनाडु चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने बयान की कड़ी निंदा करते हुए खड़गे से माफी मांगने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का बयान गैर जिम्मेदाराना है और सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भाषा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से भविष्य में ऐसे बयानों से बचने की अपील भी की है। मध्य प्रदेश में 5 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि इन कर्मचारियों का वर्गीकरण कर उन्हें वेतन और सेवा संबंधी लाभ दिए जाएं। जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 10 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को 7 अक्टूबर 2016 की नीति का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे संविदा पर हों या आउटसोर्स व्यवस्था के तहत कार्यरत हों। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि लंबे समय तक काम लेने के बाद कर्मचारियों को लाभ से वंचित रखना तर्कहीन है और ये आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने यह भी माना कि 2016 की नीति संविधान के अनुच्छेद 38, 39 और 43 में बताए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के अनुरूप है। अब तक इस नीति का लाभ केवल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दिया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने इसे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी लागू करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भोपाल में भाजपा ने नारी शक्ति वंदन के समर्थन में आक्रोश रैली भी निकाली थी, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को लेकर पार्टी ने अपनी बात रखी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुड़े एक कथित पत्र को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में एमपी कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने फेसबुक के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 7 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 3 कार्यकर्ताओं को करीब 30 घंटे तक हिरासत में रखा गया। तनखा ने आरोप लगाया कि साइबर पुलिस ने बिना किसी ठोस कारण के ये कार्रवाई की है। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी को टैग करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से उन्हें आश्चर्य और निराशा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कथित पत्र 15 और 16 अप्रैल से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा था और लाखों लोगों ने इसे देखा और साझा किया था। बाद में 18 अप्रैल को इसे फर्जी बताया गया। ऐसे में इस आधार पर हिरासत में लेना उचित नहीं है। राजधानी भोपाल के बिजली उपभोक्ताओं को अब शिकायत के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।
बिजली कंपनी मोहल्लों और कॉलोनियों में शिविर लगाएगी। भोपाल सिटी सर्किल के 6.10 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। एक दिन में 2 से 3 जोन में शिविर लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिविरों में बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, ट्रांसफार्मर और वोल्टेज से जुड़ी शिकायतें सुनी जाएंगी। इसके अलावा नए कनेक्शन और नामांतरण से जुड़े कार्य भी किए जाएंगे। कॉल सेंटर पर शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सामान्य दिनों में 1800 से 2200 शिकायतें आती हैं, जो गर्मी में बढ़कर 3200 तक पहुंच जाती हैं। मानसून में यह संख्या 5000 और भारी बारिश में 6000 से अधिक हो जाती है। इसी कारण यह पहल की गई है। हाईकोर्ट जज को फोन करने के मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक हाईकोर्ट में पेश हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने विस्लेब्लोअर आशुतोष दीक्षित को मामले में सहायता करने की अनुमति दी है। अगली सुनवाई 14 मई को होगी। सुनवाई के दौरान संजय पाठक ने अगली पेशी से छूट मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उन्हें 14 मई को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। मध्य प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है। कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में पहली बार रात में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल, छिंदवाड़ा, मंडला, नर्मदापुरम, ग्वालियर, रतलाम और छतरपुर सहित 16 जिलों में लू चलने की संभावना है। भीषण गर्मी को देखते हुए महर जिले में प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों में 21 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। रतलाम में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और अब सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। मौसम विभाग के अनुसार 23 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। हालांकि इसका प्रभाव प्रदेश में सीमित रहेगा। देश में महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लागू होने का इंतजार है। प्रशासनिक ढांचे में भी महिलाओं की भागीदारी को लेकर असमानता बनी हुई है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में महिला कलेक्टरों की संख्या 35 से 39% तक पहुंच चुकी है, जबकि हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश 31% के साथ आगे है। राज्य के 55 जिलों में 17 महिला कलेक्टर पदस्थ हैं। यह हिंदी पट्टी का इकलौता बड़ा राज्य है, जहां महिला कलेक्टरों की संख्या 30% से अधिक है। इसके विपरीत कुछ राज्यों में यह आंकड़ा काफी कम है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में तेज रफ्तार टैंकर ने कार को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार युवक फंस गए। इस दुर्घटना में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा जुलवानिया टोल प्लाजा के पास हुआ। सभी युवक एक बारात से लौट रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच जारी है। अब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे विदेशी ऐप्स के सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट को कभी भी रोका जा सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी कंपनियों को किए जाने वाले ऑटोमेटिक भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। अब ई मैंडेट के तहत होने वाले भुगतान से 24 घंटे पहले उपयोगकर्ता को नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल फ्रॉड को रोकना और उपभोक्ताओं को अपने लेन देन पर अधिक नियंत्रण देना है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का असर भारत के उर्वरक उत्पादन पर पड़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मार्च 2026 में उर्वरक उत्पादन मार्च 2025 की तुलना में 24.6% घट गया है। इसका मुख्य कारण नेचुरल गैस की आपूर्ति में बाधा है, जो यूरिया उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते होर्मुज मार्ग प्रभावित हुआ है, जिससे गैस और कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हुई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए स्थिति का सीधा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ सकता है।